रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। तो आज के वीडियो में एक छोटा सा मैसेज होगा आने वाले आगे की वीडियोस के बारे में, ठीक है। तो पहले तो शुरू किया जाए बिना समय को बर्बाद किए हुए। उम्मीद है आप लोगों का पढ़ाई चल ही रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग क्या करने वाले थे? अरे आजा, आ गया। हाँ, आज हम लोग इसका लास्ट क्लास में डिस्कस, मतलब पिछले वाले लेक्चर्स में क्या डिस्कस किए थे? एसी क्या होता है। डीसी तो हम लोग जानते ही है ना। डीसी कहने का मतलब जो टाइम का फंक्शन ना हो, और एसी कहने का मतलब जो टाइम का फंक्शन है ना। ये दोनों में सिर्फ यही डिसिमिलरिटी नहीं है, और भी ध्यान से देखिएगा। डीसी जो है, ऑल डीसी मीटर रीड एवरेज वैल्यू, ये हमेशा मेजर करता है कौन सा वैल्यू? एवरेज वैल्यू। और एसी में जानते हो ना, एवरेज वैल्यू की सारी वैल्यू कितनी होती है? 0 फुल सर्किल में, मतलब फुल साइकिल में, ठीक है ना। एसी में एवरेज वैल्यू 0 होता है, लेकिन डीसी तो पूरा सब मेजर करता है कि नहीं। और अगला क्या है? एसी के लिए ही बनाया गया है कौन सा? आरएमएस, जिसको निकालने का टिप्स के थ्रू समझे थे, है ना, कि एक जैसे को कैसे निकाल सकते हैं। खैर तुम पीछे वाले वीडियो देख चुके होंगे। अगला क्या है? ऑल डीसी मीटर आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। डीसी के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? मेनली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पर ये एसी के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? ऑल एसी मीटर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कहने का मतलब जिस भी सर्किट में अगर एसी करंट फ्लो करेगा तो पक्का वो गर्म हो जाएगा। पक्का वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग के घर में तार आता है ना, लाइन आता है, जैसे ये वाला तार, ठीक है। तो इस तार में कौन सा करंट आता है तुमको पता है? एसी या डीसी? एसी आता है ना। तो समय के साथ जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा ये गर्म होकर चला जाएगा, ड्यू टू, क्योंकि ये शो करता है कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और अगर डीसी करंट आता, जो कि आता नहीं है ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तुम लोग जानते हो ना डीसी के जन्मदाता कौन थे? एडिशन। और एसी के याद है? अरे वही अपने टेस्ला साहब, है ना। और बहुत अजीब, बहुत बड़ा कहानी है। टेस्ला साहब एडिशन के अंडर में ही काम करते थे, पर एडिशन नहीं चाहते थे कि टेस्ला आगे बढ़े, है ना। इसलिए एडिशन ने इनको सालों तक, 10-15 साल, छोड़ो ना, कहानी छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। कहानी के लिए क्लास होता है, यहाँ बस रिवीजन देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्या है? डिफ्लेक्शन इन डीसी आमीटर में जो होता है, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ना। यही तो गैल्वेनोमीटर का मेन प्रिंसिपल है। कहाँ गया? यही जो है आपका क्या गैल्वेनोमीटर का मेन प्रिंसिपल है, कि जो डिफ्लेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। इसलिए जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लीनियर स्केल होगा। लीनियर स्केल कहने का मतलब जितनी हमारी इसकी बीच होगी उतना ही हमारी सबकी वही बीच होगी। क्यों? क्योंकि लीनियर रिलेशन से वैरी कर रहा है। लेकिन एसी में क्या होता है? डिफ्लेक्शन जो होता है करंट का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इसमें वेरिएशन क्या आ जाते हैं? आनी। क्लियर? ये ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी यूएसएस में दिया हुआ था, ले लिया, ठीक है। अब काम का चीज शुरू हो रहा है। सबसे पहला क्या चीज? इंपिडेंस, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगला कौन सा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो हम जरा ब्लैक स्क्रीन ले आते हैं और एक जगह समराइज कर देते हैं रिजल्ट, और आपको याद होगा, ठीक है। जैसे तुम जानते हो सर्किट में क्या क्या हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर हो सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? इंडक्टर, ठीक है। बाद में हम मिक्स करेंगे सबको। इसमें जो अपोजिशन होता है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? आर, ठीक है। और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? ओम। क्लियर है? ये सी में जो अपोजिशन होता है उसको कहते हैं एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/ω_c। और इसकी या फिर 1/ω_c की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। ठीक है, क्योंकि सब अपोजिशन ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज इंडक्टर में जो होता है उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? ω_L। और इसकी या फिर इसकी भी यूनिट ऑफ डायमेंशन किसके इक्वल होगा? जो रेजिस्टेंस का होता है। क्लियर? तो रेजिस्टेंस में अपोजिशन R है, कैपेसिटिव में अपोजिशन क्या है? XC, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/ω_c। और इंडक्टिव में क्या होती है? XL, कहने का मतलब ω/L। ठीक है, सबका यूनिट वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है, सबका डायमेंशन वही होगा जो रेजिस्टेंस का होता है। क्लियर? इसी का यूज करके हम लोग एक नया चीज डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं इंपीडेंस। क्या कहते हैं? इंपीडेंस। डेरिवेशन का आप कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होता है इंपीडेंस का फॉर्मूला?
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब इसमें याद क्या रखना है, रेसिस्टर का पोजीशन कितना होता है आर, जो आपको याद होगा। कैपेसिटर का कितना होता है पोजीशन एक्सी, यानी कि 1/ओमेगा सी, ये भी आपको याद होगा। इंडक्टर में कितना होता है एक्सएल, कहने का मतलब ओमेगा है। और सबका डायमेंशन क्या होगा, जो रेसिस्टेंस का होता है। उसी तरह से हमने एक नया चीज डिफाइन करते हैं जिसका नाम क्या दिया है, इंपेडेंस। इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। क्लियर है? तो ये रिजल्ट याद रखना चाहिए, ना तो बड़ा काम कर जाएगा। क्या काम कर जाएगा, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आ जाएगा पावर फैक्टर। क्या आ जाएगा, पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर जस्ट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, जिसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि किसी सर्किट में कितना पावर का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये पावर फैक्टर का जस्ट एक वैल्यू है ना, जिसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 1, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई। ठीक है, और cos फाई का मेन फॉर्मूला क्या है, R/Z। R तो जानते हो रेसिस्टेंस होता है, लेकिन Z क्या होता है, Z होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या रखना है याद। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ एक नया रिजल्ट और निकला है ना। जैसे मान लेते हैं दिस इज 5, दिस इज 5, फेज वही है, फेज डिफरेंस, 5 इज द फेज डिफरेंस। तो उसका कॉस वैल्यू ही तो कहलाया ना पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो कहलाया फेज डिफरेंस का कॉस वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी होती है, R/Z, यानी कि दिस इज अगर 5 है, इसका बेस R होगा और ये कितना होगा Z, है ना। तो ये कितना होगा, एक्सएल माइनस एक्सी, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रायंगल, हाँ, ये ट्रायंगल बना सकते हो। ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको फ्यूचर में चाहिए tan फाई। क्या चाहिए, tan फाई। tan फाई लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, कहने का मतलब एक्सएल माइनस एक्सी, और थीटा के बगल वाला क्या होता है, बेस, कहने का मतलब R। क्लियर? यहाँ से cos फाई की वैल्यू आ गई कितनी, R/Z। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, इसका यूज बम्पर करने वाला है। cos फाई जो कहलाता है क्या चीज, पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, R/Z, है ना। और नेक्स्ट tan फाई का यूज करेंगे फेज निकालने के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्सएल माइनस एक्सी बाई R, एक्सएल माइनस एक्सी बाई R। ठीक है, और अगर तुमसे पूछेगा कि साइन थीटा का कितना होता है वैल्यू, तो साइन थीटा नहीं पा सकते, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट मींस एक्सएल माइनस एक्सी, और हाइपोटेनस का कितना होगा, Z। ठीक है, अब बोलोगे सर इसका कहाँ यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे देखते हैं। पावर इन एसी सर्किट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियस, एवरेज और एपरेंट, कहने का मतलब वर्चुअल पावर डिफाइन होता है, जो बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, सीधे रिजल्ट देखते हैं। तो हम जानते हैं ना, पावर का जो मेन फॉर्मूला था क्या था, V into I था। मान लेते हैं वोल्टेज भी टाइम का फंक्शन है ना। मान लेते हैं V is equal to V0 sin ओमेगा t, है ना। और मान लेते हैं करेंट भी आपका फंक्शन है, I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। कोई दिक्कत, दोनों के बीच का जो फेज होगा वो फाई का लाएगा, है ना। इसका फेज ओमेगा t, इसका फेज ओमेगा t प्लस फाई, किसी को किसी से घटा दो, आंसर कितना आएगा, 5। और इसी दोनों के बीच के कॉस के वैल्यू को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, R/Z। और इसी का जो tan वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई R। इस रिजल्ट को याद रखना है, बड़ा जरूरी है। ठीक है, खैर हमको तो पावर से मतलब, किससे मतलब है, पावर से। पेन चेंज हो जाए, तो पहले पावर निकालते हैं इंस्टेंटेनियस, है ना। पावर कौन सा, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब ये जो वोल्टेज दिया हुआ और करंट दिया हुआ, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जैसे वोल्टेज दिया हुआ था V0 sin ओमेगा t, और करंट कितना दिया हुआ था, I0 sin ओमेगा t प्लस 5, है ना। साइन वाइन के साथ साथ मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। पर अपन को ये बहुत कम चाहिए। ठीक है, जैसे लास्ट में क्वेश्चन कराया था ना इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का, उसी तरीके से इसका भी बहुत कम यूज होता है, मतलब बहुत कम क्वेश्चन इस पे आए हुए। मेन आता है ये एवरेज, पावर का एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो पावर के एवरेज वैल्यू कैसे लिखेंगे, होता तो V आई है, पर V का कौन सा वैल्यू ले लेंगे, RMS। V का कौन सा वैल्यू, RMS। करंट का कौन सा वैल्यू, वो भी RMS।
और दोनों के बीच का जो एंगल है वो cos फाई। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, वो भी किसका, एवरेज पावर का। कितना, Vrms Irms इंटू cos फाई, Vrms इंटू Irms इंटू cos फाई। Vrms जानते हो ना, सिंपली इसको V0/√2 लिख सकते हैं। RMS वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम बटा √2, और Irms को भी लिख सकते हैं ना, I0/√2 I इंटू cos फाई। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, अपन इसको डायरेक्ट करेंगे। क्लियर, इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करना है तो कितना हो जाएगा, हाफ V0 I0 cos फाई, हाफ V0 I0 cos फाई। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखें, आगे देखें, इस पे क्वेश्चन क्या आया हुआ ट्रिपल ई में, जो आप लोग हमसे पूछे भी हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को शामिल किए हैं इसमें। ठीक है, अगला कौन सा है, एपरेंट या वर्चुअल। तो एपरेंट और वर्चुअल में कॉस वॉस नहीं आएगा, सिंपली Vrms इंटू Irms, सिंपली Vrms इंटू Irms करने का मतलब V0 I0/2। ठीक है, इसमें अपन लोगों को याद क्या रखना है, जरा ब्लैक बोर्ड ले आते हैं। Where is my blackboard? ये कहाँ रहा। वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, करंट का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, इंस्टेंटेनियस निकालना होगा ना, तो इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और अगर एवरेज निकालना रहा तो क्या करेंगे, V का भी RMS वैल्यू, I का भी RMS वैल्यू, इनटू दोनों के बीच का एंगल कितना, cos फाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है। और अगर सिंपली एक और था ना वर्चुअल वाला, उसमें क्या करते हैं, वर्चुअल के केस में सिंपली Vrms I इंटू Irms, सिंपली Vrms इंटू Irms। ठीक है, ये V एवरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लिया हम लोगों ने, क्या क्या देख लिया, I का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, है ना, ये कर चुके हैं पीछे की स्लाइड में। I की वैल्यू दी रहेगी, EMF की वैल्यू दी रहेगी, एवरेज पावर निकालना है, दोनों का RMS ले लेंगे और cos फाई ले लेंगे, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंस्टेंटेनियस करना है ना, तो बस ये दोनों का एवरेज मतलब एग्जैक्ट का एग्जैक्ट साइन वाइन के टर्म में सारा वैल्यू ले लेंगे। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, I0 sin ओमेगा t और इंटू E0 sin ओमेगा t प्लस फाई। पर अपन को सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कौन सा, एवरेज वैल्यू, है ना। तो एवरेज वैल्यू जान रहे हो, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये थीटा नहीं, cos फाई पे डिपेंड कर रहा है। अगर cos फाई 0 कहने का मतलब फाई का मान 90 डिग्री ना, तो एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इसी को कहते हैं वाटलेस करंट। कौन सा करंट, वाटलेस करंट, इसमें कोई भी पावर नहीं होता, है ना। दूसरा कंडीशन क्या, cos फाई का मान 1, cos फाई 1 मतलब फाई का मान कितना, 0 डिग्री। कहने का मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज कितना होगा, 0 डिग्री। और उस केस में पावर क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा, सिंपली इसकी वैल्यू 1 डाल दो, कितनी आएगी, E0 I0/2, सिंपली E0 I0/2। हालांकि ये वर्चुअल वाला ही वैल्यू है, इस केस में पावर क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें यूज होने वाला कौन सा है, वाटलेस करंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और तुम बना लोगे। ठीक है, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये हेनरी, हेनरी मतलब एल ना, एल दिया हुआ, यूनिट के साथ पकड़ ली। ये हर्ट्ज दिया हुआ है ना, हर्ट्ज करने का मतलब एक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। अपन को क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट देख लो, ओम है, मतलब वो एक्सेल पूछ रहा होगा। एक्सेल का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा जानते हो, 2 पाई एफ हो जाएगा। एल कितना दिया हुआ होगा, कितना, 2 पाई, एफ का मान कितना दिया हुआ है, 50, और एल का मान कितना दिया हुआ, 1/5। पाई से पाई कट गया, कितना आंसर आया, 100। इसका यूनिट क्या होता है, ओम। क्लियर। अगला क्वेश्चन तुम बना लोगे, क्या है क्वेश्चन, रिएक्टेंस जो है किसी कैपेसिटर C का फॉर ए फ्रीक्वेंसी, ये दिया हुआ, ये यूनिट देखो, यूनिट देखो, यूनिट देखो, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, और ये दिया हुआ XC का वैल्यू। XC कहने का मतलब 1/ωc, तो हमसे C निकालना है, तुम निकाल लोगे कैलकुलेशन। ठीक है, हम ये आपके छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए तो क्या है, वीडियो पॉज करना है, रूल तो जानते हो ना, वीडियो को पॉज करना है और आपको बनाना है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए तो क्या है, पावर फैक्टर किसी एसी सर्किट का जिसका रेसिस्टर R है और L है, मतलब R है और L है, R है और L है, सीरीज में कनेक्टेड है, एंड एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ओमेगा जान रहे हो, वो ओमेगा वाला है ना, ओमेगा L 1/ωc, वही ओमेगा। पर आपने पूछ रहा है सिंपली पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर याद है क्या होता है, cos फाई। cos फाई का वैल्यू कितना होता है, R/Z, R/Z।
जेड कैसे निकालेंगे भाई, जेड का फॉर्मूला था, पर यहाँ पे सर्किट में क्या है, सिंपली एक रेसिस्टर और एक इंडक्टर, रेसिस्टर और इंडक्टर। तो वेयर इज माय ब्लैक बोर्ड, पिंक वाला कहा गया, सिर्फ और सिर्फ आर है और क्या है, एल है ना। आपको सर्किट मिक्स करना नहीं सिखाया, लेकिन क्वेश्चन सब बनेगा, क्योंकि जो पढ़ना था पढ़ चुके हैं। ठीक है, करना क्या है, जेड निकालना है ना। जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, पूरे का रूट। एक्सी नहीं है तो गायब कर दो, जो नहीं है उसको छोड़ो ना, गोली मारो। ठीक है, आर दिया हुआ है, एक्सएल जानते हो ना, ओमेगा इंटू ए और उसका होल स्क्वायर, दिस इज द जेड, है ना। आर तो दिया हुआ ही है, कॉस फाई निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई जेड, आर बाई जेड। देख लो कोई ऑप्शन है तो निकाल लो, कौन सा होगा, आर बाई जेड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो दिक्कत बना लीजिए। आ गया, क्या पूछ रहा है, एलसीआर, तीनों सर्किट है ना, इसका इंपीडेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंपीडेंस। नहीं निकाल लोगे तो डायरेक्ट क्या होता है फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर तो जानते हैं, एक्सएल कितना होता है, ओमेगा एल, एक्सी कितना होता है, 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा, ये होगा। ठीक है, रूल जानते हो, फिर से वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ, हालांकि वो बहुत आसान क्वेश्चन निकले। ठीक है, ये सवाल क्या है, ये 0.7 यूनिट से देखो, यूनिट से हेनरी, हेनरी मतलब एल दिया हुआ है ना, एल दिया हुआ, कनेक्टेड अक्रॉस, ये वोल्टेज दिया हुआ, यूनिट से पकड़ रहे हैं। ये क्या दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, पर अपन को जरूरत पड़ता है क्या चाहिए, ओमेगा। ओमेगा कहने का मतलब 2 पाई एफ, है ना। तो आपसे पूछ रहा है करंट कितना होगा इंडक्टर में। अरे करंट, हम फिर से बोल रहे हैं, सर्किट सॉल्व करना नहीं सीखे, लेकिन सारा क्वेश्चन बन जाएगा। करंट कहने का मतलब हम लोग जानते हैं ना, V बटा रेसिस्टर होता था, V बटा रेसिस्टर, पर रेसिस्टर नहीं है तो क्या ले लेंगे, अरे जो है वो ले लो ना, इंडक्टर है ना तो एक्सएल ले लेंगे, इंडक्टर है तो एक्सएल ले लेंगे, कैपेसिटर रहता तो एक्सी ले लेते, रेसिस्टर रहता तो आर ले लेते, V बटा आर, ओम्स लॉ है कि नहीं। अरे नहीं है, इंडक्टर है तो एक्सएल ले लेंगे, आप पोजीशन ही लेना है। और रहता कि ना बहुत सारा रहे, आर रहे, एल रहे, सी रहे, सब रहे, क्या ले लेते, जेड ले लेते। ठीक है, देखो V का मान कितना दिया हुआ, 120, एक्सएल कितना होता है, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कहने का मतलब 2 पाई एफ, एफ का मान कितना है 60, 2 पाई एफ इंटू एल, एल का मान कितना है 0.7, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, है ना। इसका यूनिट क्या आएगा, एम्पीयर। क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी किसी कैपेसिटर का क्या ऑफर करेगा, फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, हाई, कहने का मतलब ओमेगा भी क्या है, हाई ना। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ओमेगा भी ज्यादा, इसका मतलब तो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर समझते हैं ना, एक्सी कहने का मतलब 1 बाई ओमेगा सी, ये सी ज्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम, है ना, यानी कि लेस रिएक्टेंस, दिस इज आंसर। क्या जीरो रिएक्टेंस भी हो सकता है, जीरो रिएक्टेंस होने के लिए क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू जीरो, ये पूरा का पूरा जीरो अगर वैल्यू है, कहने का मतलब या तो सी इंफिनिटी हो जाए या फिर ओमेगा इंफिनिटी हो जाए, और ऐसा इंफिनिटी नहीं है, बस हाई दिया हुआ है, तो हाई कहने का मतलब ये थोड़ी कर सकते हैं। क्लियर है, समझे। यही अगर पूछता कि एक्सएल क्या होता है, तो एक्सएल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, जब ओमेगा ज्यादा है तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, और एक्सी क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी ना, जब ओमेगा ज्यादा है तो एक्सी क्या होगा, कम। ठीक है, उसके अनुसार अपना ऑप्शन मैच करना। और जेड, ये देखो, ये इंडक्टर वाला था जो ओमेगा पे डिपेंड करता है, ये कैपेसिटर वाला है जो भी ओमेगा पे डिपेंड करता है, पर एक घोड़ा रेसिस्टर होता है दुनिया में किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है, इसलिए एल और सी सर्किट मिला के कुछ नया बनता है, कुछ नया बनता है। ठीक है, वो नया क्या बनता है, अगले स्लाइड में देखेंगे। ये सवाल में क्या है, वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ, ये अजीबोगरीब, आई का क्वेश्चन दिया हुआ, ये अजीबोगरीब, पूछ रहा है कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। लीड समझते हो, जो आगे रहता है, और लैग जो पीछे रहता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता था हमको, तो होता था, तो हमने एक चीज याद कर लिया, लैग। ठीक है, लैग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज और रेफरेंस लाइन, मानने में क्या जाता है, दिस इज द रेफरेंस लाइन। ये भी वाले में जो है 100t माइनस 30 डिग्री है ना, ये 5/6 मतलब 30 डिग्री,
मतलब माइनस करने का मतलब ये रेफरेंस लाइन से नीचे होगा 30 डिग्री भी। बड़ा अच्छे समझिएगा, बड़ा अच्छे से समझिएगा। ये भी में वोल्टेज में -30 डिग्री है ना, तो -30 डिग्री करने का मतलब उसके नीचे हो। पर ये करंट में क्या है, करंट में ये प्लस में 30 डिग्री दिया हुआ है, 5/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये जस्ट क्या होगा, करंट उससे आगे होगा। कितना आगे होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखने से अच्छा है कि हम कुछ और दिखाते थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में करंट जो है आगे है ना, और वोल्टेज है वो क्या है, पीछे है। मतलब करंट जो है वो लीड कर रहा है, कितना से लीड कर रहा है, तो वोल्टेज को लीड कर रहा है वो 60 डिग्री से, और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, कितना से लैग कर रहा है, तो करंट से लैग कर रहा है 60 डिग्री से। देखो तो कोई ऑप्शन है, तो क्या वोल्टेज लीड, पहले तो 30 डिग्री होगा नहीं, क्या करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को 60 डिग्री से, तो हाँ कर तो रहा है। क्या वोल्टेज लीड कर रहा है, नहीं, वोल्टेज लैग कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। क्लियर है ना। तो वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, तो बस ऐसे ही। अरे घोड़ा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 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 हो रहा है। ये क्वेश्चन देख लो कि पीएमटी 2012, हालांकि कितने एग्जामिनेशन का रिपीट क्वेश्चन है पीएमटी में। क्या पूछ रहा है, पावर 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 डिसिपेटेड इन सर्किट। हमसे बोला ही नहीं कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस की, एवरेज की, वर्चुअल, तो कौन सा निकालें, तो दिमाग नहीं लगाना है, एवरेज पावर ही निकालेंगे। क्यों एवरेज पावर निकालेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ एवरेज था, याद रखना। एनसीईआरटी में जो पढ़ने के लिए है वो सिर्फ क्या है, एवरेज है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ देते हैं ना। ठीक है, तो कुछ नहीं दिया तो हम लोग जनरल दिमाग में लगाएंगे क्या चीज, एवरेज। ठीक है, तो एवरेज पावर का निकालना फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू दोनों के बीच का cos फाइव, दोनों के बीच के एंगल का वी आर एम एस कितना, तो ये 100 है ना, तो कितना होगा वी आर एम एस 100/√2, निकालने आता है ना, पीक/√2। आई आर एम एस कितना होगा, तो इसका भी ये 100 है ना, कितना हो जाएगा 100/√2। देखो तुम इसमें गलती करोगे। ठीक है, इंटू cos फाइव, cos फाइव का कितना वैल्यू, इसका है 100t, इसका है 100t प्लस 5/3 ना। जब दोनों को घटाएंगे, बस एंगल वाले को घटाना है, तो क्या बचेगा 5/3। 5/3 कहने का मतलब 60 डिग्री है ना, यानी कि cos 60 डिग्री। ये कितना होगा भाई, तो 100 इंटू 100/2, और cos 60 भी कितना होता है 2। ठीक है, कितना से कटेगा 50, ये कितना से कटेगा 25। कितना आंसर आया 2520, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। कोई है ऑप्शन, जा, कोई ऑप्शन नहीं, कहां पे गलती हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है 2500 वाट रहे ऑप्शन, तब तो टिक मार के निकल जाओगे, है ना। देखो यूनिट से ही गड़बड़ हो जाता है। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, अपने को तो वही चाहिए, पर करंट का यूनिट जो है मिली एम्पियर दिया हुआ है, और इसी को भूल गए। ठीक है, मिली एम्पियर मतलब वोल्टेज करंट वाले में -3 तो लाना पड़ेगा ना, हाँ, यानी कि पूरे में क्या होगा -3 तो लाना पड़ेगा, यानी कि जब -3 लाएंगे तो कितना बचेगा 2.5, क्या बचेगा 2.5। 2.5 को है ऑप्शन, ये रहा। तो यूनिट हम तो ये वीडियो शुरुआत करने से पहले ही बोल दिया ना, यूनिट यूनिट यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बोल रहे थे ट्रिपल ई का आया हुआ है ना, जो बोल रहे थे ना ट्रिपल ई का क्वेश्चन एक कराएंगे बड़ा अच्छा सा, और ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितना बड़ा है। क्या पूछ रहा है, पावर, करंट दिया हुआ है, साइन ये कितना है 5/2 करने का मतलब 90 डिग्री, और ये कहने का मतलब सिंपली साइन ओमेगा टी है ना, ये साइन ओमेगा टी -90 डिग्री, ये सिंपली ओमेगा टी। जब दोनों के एंगल का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमसे देखो पावर कंजंक्शन, बस वही एवरेज निकालना है। क्या होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। ठीक है, तो दो अगर करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल जब 90 डिग्री दिया हुआ है तो पावर कितना कंज्यूम करेगा 0। और ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है, बहुत बहुत, कितना यहाँ पे
ठीक है, तुम बना लोगे कितना। ये अगला सवाल क्या है, रूल वही है कि इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और बना लो। ठीक है, आंसर ये है। ये सवाल क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ईएमएफ दिया हुआ है। वीडियो का लेंथ इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि हम क्वेश्चंस ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इतना रिवीजन में क्वेश्चंस कौन कराता है। आप लोगों का शिकायत भी है कि सर करंट का 8 लेक्चर बन गया, रिवीजन में इतना बड़ा होता है, क्या करें, हम क्वेश्चंस ज्यादा ले लेते हैं। यही क्वेश्चंस को कम कर देंगे तो वो कितना 2 घंटे के लिए होता या उससे भी कम का हो जाता है ना। तो एक दिन में एक वही 2 घंटे का वीडियो अपलोड कर देते हैं, एक दिन में खत्म करें, पर उसमें मजा नहीं आता। ठीक है, जो भी जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, यही मान के चलेंगे। हाँ, तो छोटा सा जो मैसेज था वो बता देते हैं, टॉपिक निकला ही है। तो क्या था कि थोड़ा समय का दिक्कत है और लाइव क्लास के चक्कर में ज्यादा टाइम इधर जा रहा है। जब लाइव क्लास होने लगेगा तो दिक्कत नहीं है ना। और छोटा सा यही है कि इस लेक्चर के बाद रिवीजन की जगह हम एनसीईआरटी को यूज करेंगे, समझे। जैसे रिवीजन में अभी यूएसएस चल रहा है ना, तो यूएसएस को बंद करके एनसीईआरटी का चलेंगे। कहने का मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, क्लियर। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का और कुछ सॉल्व क्वेश्चंस जो है उसको करेंगे। ठीक है, एसी के बाद का एसी का भी करेंगे, एसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, और यूएसएस का थ्योरी नहीं चलेगा रिवीजन में क्योंकि अब समय भी कम है। और जैसे समझ ही रहे हो करंट का जब हम रिवीजन कराएंगे तो क्वेश्चन ज्यादा ले लेते हैं, तुम लोग को दिक्कत हो जाता है ना, कि सर करंट का इतना बड़ा लेक्चर बन गया, तो अब उतना बड़ा लेक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही रहेगा, क्या रहेगा कि एसी जैसे आज खत्म हो जाएगा ये एसी, तो इसका अगला लेक्चर में एसी का एनसीईआरटी रहेगा, एडिशनल छोड़ के ऐसे भी एडिशनल नीट के लिए जरूरी नहीं है, वो जी मेन के लिए जरूरी हो जाता है। तो एडिशनल छोड़ के मैक्सिमम चैप्टर कम कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर ये जून तक करें भी, कितना 28 चैप्टर तो है ही, जानते हो ना 28 चैप्टर फिजिक्स में, 28 चैप्टर है जिसमें डायमेंशन का करके कोई क्या फायदा। ठीक है, तो क्या करेंगे अगले लेक्चर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, टाइम बचेगा तो फिर एससीबी का ऑब्जेक्टिव काम कर जाएगा, है ना। एक प्रकार से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। और आप लोग ये चाहते भी थे कि सर एनसीईआरटी बनवाएं क्या, तुम भी चाहते होगे कि हमसे क्वेश्चन बने, हमसे नहीं तुमसे। ठीक है, कि तुम पढ़ रहे हो तो तुमसे क्वेश्चन बने एनसीईआरटी का, है ना, तो वो आप उसी को कराएंगे। क्लियर, तो ये देख लो क्या है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या है, ये ईएमएफ दिया हुआ है, कंडक्टर किसके अक्रॉस कंबाइन है, रेसिस्टर और इंडक्टर। बहुत अच्छी बात है, आपसे सिंपली पावर फैक्टर पूछ रहा है। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई ना। cos फाई कहने का मतलब r बाई जेड। r तो ठीक है, z में क्या है, ये r है और l है, कहने का मतलब r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड का ही फॉर्मूला होता है ना, r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, पर c नहीं है तो गायब कर दो। कितना आंसर आ गया, r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। मैक्सिमम बच्चा हर सर्किट के लिए आरएल के लिए याद करता है, आरसी के लिए याद करता है। ये कौन सा सर्किट है, आर और एल, उसके लिए याद करता है, पावर फैक्टर याद करता है, करंट का इक्वेशन याद करता है, पता नहीं कितना सारा चीज याद करता है। और हम आपको कुछ याद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोल रहे, क्लियर। लेकिन फिर भी सब सवाल बने, कोई दिक्कत बना लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्लाइड में खत्म हो गया, खत्म हो जाए नहीं सेव करना है हमको भाई। एसी सर्किट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एसी सर्किट, कौन सा सर्किट, एसी सर्किट। तो देख रहे हो पहला कौन सा सर्किट है, सिर्फ आर सर्किट, है ना, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सर्किट, आर सर्किट। दूसरा सर्किट कौन सा लेंगे, सिर्फ एल सर्किट, फिर सिर्फ सी सर्किट, फिर कंबाइन करेंगे आर एल को, फिर आर सी को, और फिर एल सी को, और फिर फाइनली तीनों को कंबाइन कर देंगे एल आर सी। ठीक है, और अपन को इतना क्या करना है, अपन को बस एक चीज याद रखना है, ये सब किताब का मेथड है, इसका है किताब का, और अपन को दिमाग लगाना है। ठीक है, फालतू वाला दिमाग नहीं लगाना, अच्छे वाला दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, सर्किट में क्या हो सकता है, या तो आर, या तो एल, या तो सी।
या फिर दो को कंबाइन करो, या तो आर एल या फिर आरसी या फिर एलसी या फिर एलसीआर सर्किट। कितना सर्किट होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या सातों के लिए जो 17 रिजल्ट बनता है वो याद रखोगे? तो नहीं, हम याद नहीं किए, लेकिन हमसे सारा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम तुमको भी बोल रहे हैं तुमको याद नहीं करना है, बस मेरे अनुसार चलो, ठीक है? सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब याद कैसे रखना है? रेसिस्टर में अपोजिशन तो आर होता है, इंडक्टर में क्या होता है? एक्सएल, जिसका फॉर्मूला तुमको याद हो गया होगा। कैपेसिटर में क्या होता है? एक्ससी, इसका एक फॉर्मूला तुमको याद हो गया होगा। क्लियर है? इसका एक फॉर्मूला याद हो गया हो ना। मेन तो अपोजिशन ही याद रखना है। नेक्स्ट आरएल, तो आरएल में जेड निकाल लेंगे, आरसी में भी क्या निकालेंगे? जेड। कैसे निकालेंगे? जैसे आरएल है ना, तो कितना बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर ना। तो सिर्फ आर और एल था, ओ बैटरी बैटरी बैटरी, सिर्फ आर और एल था, तो सी को गायब कर दो, क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, आरसी बचा हुआ है ना, तो आरसी कहने का मतलब क्या होगा? आर होगा और क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। तो एल को गायब कर दो, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर और प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये प्लस क्यों किए? क्योंकि माइनस का जब होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आता है। क्लियर है? वेयर इज माय पिंक पेन? दिस इज एलसी सर्किट है। एलसी सर्किट में फॉर्मूला क्या होता है जेड का? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। पर इसमें ट्विस्ट है कि आर ही नहीं है, एलसी सर्किट में आर नहीं है, तो कर दो, क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्ससी। क्लियर है? अब जब एलसीआर सर्किट है तो इसमें सब बचेगा, क्या बचेगा? आर भी बचेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी भी बचेगा, सब बचेगा, सबका सब बचेगा, कोई दिक्कत? एक कंडीशन होता है जिसको कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन बड़ा अजीब है। क्या अजीब है? बोलेगा नहीं कि रेजोनेंस है, आपको क्वेश्चंस का किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के रखना है ना? जैसे क्वेश्चन 4 लाइन का लिखा हुआ है ना, 4 लाइन में किसी एक सेंटेंस में छिपा हुआ होगा कि रेजोनेंस है, बताएगा नहीं। पहले बैटरी चार्ज में तो लगा लें। लग जा लग जा लग जा लग जा गले के फिर रेजोनेंस आए ना आए। हाँ चलो आ गया, 4 मिनट। रेजोनेंस का कंडीशन बोल रहे हैं, बोलेगा नहीं, बोलेगा तो एकदम नहीं। आपको याद रखना है, याद क्या रखना, समझ लेना है कि रेजोनेंस पे पावर जो होता है मैक्सिमम होता है। वाह वाह, याद नहीं होगी क्या? पावर मैक्सिमम होता है, करंट भी मैक्सिमम होता है, करंट भी मैक्सिमम होता है। तो करंट मैक्सिमम कहने का मतलब अपोजिशन क्या होगा? मिनिमम। अपोजिशन मिनिमम, अपोजिशन कहने का मतलब जेड ही ना, जेड भी क्या होगा? मिनिमम। ठीक है, अब ये जेड का जो ये फॉर्मूला है, ये मिनिमम कब होगा? जब ये वाला टर्म जीरो होता है ना? यानी कि कंडीशन क्या निकल गया? जब एक्सएल माइनस एक्ससी जीरो होगा, दैट मीन्स एक्सएल बराबर एक्ससी। ये तो याद होगा सबको। और आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि ये जो रेजोनेंस का इतना सारा कंडीशंस है, यही सब लिखा हुआ रहेगा, कभी भी रेजोनेंस लिख के नहीं देगा। अगर रेजोनेंस लिख के दे दिया तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है ना? भगवान भी चाहता है कि हम एमबीबीएस कॉलेज में चले जाए। क्लियर है? लेकिन कितनी किस्मत अच्छी रहती है, वो रेजोनेंस लिखेगा ही नहीं। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस्मत अच्छा करना अपने हाथ में। आपको ये कंडीशंस याद रखना चाहिए, पावर मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, अपोजिशन मिनिमम, मतलब एक्सएल बराबर एक्ससी। और इसी को सॉल्व कर देना। ये ओमेगा एल है, अरे कहाँ गया? ये ओमेगा एल है और ये क्या है? 1 बाई ओमेगा सी ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा कितना आ जाएगा? 1 बाई रूट ओवर एल सी। दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना? ये कंडीशन हो गया रेजोनेंस पे। क्लियर है? ये कंडीशन हो गया रेजोनेंस पे। तो रेजोनेंस पे आपको याद रखना है कि एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल बराबर एक्ससी। लेकिन हाँ, ये सारा पॉइंट्स भी दिमाग में रखना है ना। एक कोई बच्चा पूछा था हमसे कि सर रेजोनेंस का कितना कंडीशंस होता है, 4-5, वो सब बता दीजिए। एक क्वेश्चन पूछे तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल पे, उसको हम बताए थे ट्रिक से, बड़ा जल्दी बढ़ गया था। और फिर कोई मैसेज किया था कि सर पूरा बता दीजिए क्या होता है, तो सारा बता दिए। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आगे करेंगे। ठीक है, तो चलो, अगर एलसी सर्किट है, कौन सा सर्किट है? एलसी है लेकिन रेजोनेंस है, एलसी है लेकिन रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस है मतलब एक्सएल बराबर एक्ससी, ये तो जीरो हो गया। क्लियर? क्या हो गया? जीरो, मतलब बड़ा काम करेगा। आगे देखते हैं,
LCR सर्किट है, रेजोनेंस है तो ये वाला क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा R। कहने का मतलब मानस सर्किट में L भी है, C भी है, R भी है, पर काम किसके जैसा करता है, सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर। कहने का मतलब रेजोनेंस पे ये जो सर्किट है वो बिहेव करता है किसके जैसा, रेसिस्टिव नेचर, है ना, रेसिस्टिव नेचर। ये भी कंडीशन होता है रेजोनेंस। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब सारा क्वेश्चन, अरे ये क्या हुआ, अब सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कोई झमेला नहीं होगा, अब सारा क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया? इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते, ठीक है। बाकी तुम tan फाई निकालना जानते हो, cos फाई निकालना जानते हो, z जान गए, करंट निकालना हो तो क्या कर देंगे, EMF बटा z, और कुछ करना ही नहीं है। जितना 7 प्रकार का सर्किट होता है ना, पूरा सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा। बस आपको z समझना है कैसे निकलेगा, आप मतलब अपोजिशन, रेजोनेंस का कंडीशन बहुत सारा जो होता है वो समझना पड़ेगा। फिर tan फाई तुम लोग जान के निकालना ना, XL माइनस XC बटा R। cos फाई जान के निकालना ना, क्या होता है R बटा Z। और करंट तो वही है EMF बटा Z। कोई दिक्कत? क्लियर है? आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो रेजोनेंस पे आया कितना है, 1/√LC, और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ओमेगा बाई 2 पाई ना, है ना। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई f, f का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा बटा 2 पाई। कहने का मतलब 1/2 पाई इंटू √LC। ठीक है, अब इसका छोटा सा चीज, थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। इस ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, t-1, तो बच्चा जानता है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना होगा, t-1। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये सवाल पूछे हुए है ना, और आप लोग इसमें फंसे हुए। इसको अगला में क्या है, डायमेंशन, ये डायमेंशन हो गया ना, यूनिट। ठीक है, तो इसका यूनिट 1/2 पाई √LC, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ही क्या होता है, हर्ट्ज, है ना, यानी कि पर सेकंड। तो दिक्कत, और ये जो है 1/√LC वो सिर्फ ओमेगा है, और ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? कहां गया, रेडियन पर सेकंड। तो 1/√LC या फिर 1/2 पाई √LC का डायमेंशन सेम होता है, पर यूनिट याद रखना है, यूनिट बड़ा काम करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जानते हो ना, जितना ज्यादा ये शार्प क्या बोलते हैं, कर्व होगा। बैंडविड्थ क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो सेम का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, बैंडविड्थ, है ना। जैसे मान लेते हैं ये पावर का, अगर मान लेते हैं ग्राफ है, पावर का किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कर्व कैसा आएगा, कुछ ऐसा। दिस इज द पावर मैक्सिमम, यहाँ पे पावर क्या है, मैक्सिमम है। हम वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे मैक्सिमम पावर का आधा वैल्यू है, मैक्सिमम पावर का आधा वैल्यू है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी था ना, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कुछ वैल्यू होगा, तो ये जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा यही कहलाता है बैंडविड्थ। क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी होती है, R/L, कितनी होती है, R/L, है ना। कहां गया, बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी होती है, R/L। क्लियर है, मतलब मैक्सिमम पावर तो यहाँ पे है, हमको मैक्सिमम का आधा चाहिए। तो जहां पे मैक्सिमम पावर का आधा वैल्यू होता है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है फ्रीक्वेंसी का, वही कहलाता है क्या चीज, बैंडविड्थ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, R/L। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन कर जाते हैं क्वालिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। एक था बैंडविड्थ, कितना था, R/L, बैंडविड्थ कितना था, R/L, और एक है हमारा कौन सा, क्वालिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। ये क्या होता है, वोल्टेज इन इंडक्टर बटा वोल्टेज इन रेसिस्टर, यही तो डिफाइन है, वोल्टेज इन इंडक्टर बटा वोल्टेज इन रेसिस्टर। अब रेजोनेंस पे कहानी है, तो VL जो है वही VC होगा, है ना। XL, XC, XL सब तो सेम होता है, XC, XL सेम होता है रेजोनेंस पे ना, तो VL, VC भी क्या होता है, सेम। दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, है ना। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। VL को क्या लिख सकते हैं, I इंटू XL, VR को I इंटू R। ठीक है, XC को क्या लिख सकते हो, I इंटू XC, और VR को क्या लिख सकते हो, I इंटू R। I से I कट जाएगा, क्या बचा, XL बटा R या फिर XC बटा R, देखो ना, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा ओमेगा L बटा R,
और ये हो जाएगा XC का मान क्या होता है 1/ωc, यानी कि 1/ωc × R। तो दोनों वैल्यू होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चाहें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी डाल सकते हैं ना, कितना 1/√LC डालो तो 1/√LC × L/R। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में L/C का रूट ना × 1/R। इसमें भी ओमेगा का वैल्यू डालेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ओमेगा का क्या क्या वैल्यू याद रखना है भाई, तो सबसे पहले बैंडविड्थ का वैल्यू याद रखना है R/L बैंडविड्थ का वैल्यू याद रखना है। ऊपर से क्वालिटी फैक्टर क्या याद रखना है, VL/VR रेशियो वोल्टेज इन इंडक्टर बाय रेसिस्टर, या फिर वोल्टेज इन कैपेसिटर बाय रेसिस्टर, है ना। उसके बाद ये वाला टर्म तो डिफाइन कर सकते हो, और ये वाला याद रखने की जरूरी होती है, कितनी 1/R × √L/C। ये वाला रिजल्ट क्या रखना है याद, क्वालिटी फैक्टर। इक्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो कर्व है आई का किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, ये कितनी शार्प वैल्यू होगी, किस पे शार्प वैल्यू होगी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कितनी ज्यादा शार्प वैल्यू होगी, क्लियर है, कितनी ज्यादा शार्प वैल्यू होगी। कोई कष्ट नहीं ना, आगे देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। एक होता है वाटलेस करंट, डिस्कस किए हुए, है ना। वाटलेस करंट कहने का मतलब क्या है, दैट इज इन रेसिस्टिव सर्किट पावर कंज्यूम इज 0, जहां पे पावर ही 0, पावर क्या हो 0, पावर 0 कब होता है, जब फाई का मान कितना हो, याद करो 90 डिग्री, कितना हो 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का कितना एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो मान लेते हैं दिस इज करंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल कितना है फाई, तो आई का एक कंपोनेंट इधर की तरफ क्या टूटेगा आई कॉस फाई, इधर की तरफ क्या टूटेगा आई साइन फाई। तो बताओ तो बार्टलेस वाला कौन होगा, बार्टलेस वाला कॉस होगा या साइन होगा, समझ में आया नहीं आया। वोल्टेज इधर है, बार्टलेस पावर 0, कहने का मतलब पावर वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए 90 डिग्री, है ना। कहां पे बताए हुए देखो, ओ पिछले स्लाइड में था, ठीक है, दिखाएं क्या, याद होगा तुमको, ठीक है। बताया था ना पावर का एक फॉर्मूला था, फिर सब कुछ बताया था। अरे रेड पेन, हाँ देखो पावर का जो वैल्यू था क्या था, VRMS IRMS × cos फाई। जब cos फाई का मान 0 तब ना पावर की वैल्यू 0, यही तो वाटलेस करंट है, मतलब फाई का मान क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो बताओ ना तुम, ये दिस इज द वोल्टेज, दिस इज द वोल्टेज, ये I cos फाई है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, दिस इज नॉट ए वाटलेस करंट, I cos फाई इज नॉट ए वाटलेस करंट, तो कौन सा I sin फाई, क्यों, क्योंकि वोल्टेज से यही 90 डिग्री पे, समझ में आया। दिखाते हैं फिर से, ये वोल्टेज है, ये I का cos कंपोनेंट और ये I का sin कंपोनेंट, ये वोल्टेज और I के बीच में कितना एंगल 0 डिग्री, दिस इज नॉट ए वाटलेस करंट, तो कौन सा वाटलेस करंट है, I cos फाई, दिस इज नॉट ए वाटलेस करंट। वाटलेस करंट कौन सा, जिसके कारण पावर 0 होना चाहिए, मतलब फेज दोनों के वोल्टेज और करंट के बीच में कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, और कौन सा है, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, यही 90 डिग्री है। तो वाटलेस करंट की वैल्यू कितनी होगी I sin फाई, है ना। वाटलेस करंट की वैल्यू कितनी होगी I sin फाई, है ना, IRMS × sin फाई, RMS को लिख सकते हो ना I0/2 I0/√2, और sin फाई याद है तुमको, cos फाई लिखे थे ना R/Z, sin फाई क्या था XL - XC/Z, और आपको वहां पे बताए थे ना क्यों sin फाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे cos फाई इंपॉर्टेंट है, tan फाई इंपॉर्टेंट है, sin फाई भी इंपॉर्टेंट है। तो तुम बार्टलेस करंट समझे या नहीं समझे, कि ब्लैक स्क्रीन लाइन, ब्लैक स्क्रीन को समझे। मान लेते हैं दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट, दोनों के बीच का एंगल कितना है फाई, I का इधर का कंपोनेंट क्या टूटेगा I cos फाई, तो क्या दिस इज अ वाटलेस करंट, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके और इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, ये भी इधर है और ये भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। वाटलेस करंट के लिए पावर क्या होना चाहिए 0, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 0, 90 डिग्री।
तो आई का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या टूटेगा, आई साइन फाइव, है ना। अब देखो तो वोल्टेज और आई साइन फाइव के बीच में एंगल कितना है, 90। तो दिस इज द वाइटलेस करंट, आई साइन फाइव इज द वाइटलेस करंट, ठीक है। आई कहने का मतलब वही आई आर एम एस साइन फाइव, तुम जानते हो वैल्यू, कॉस फाइव निकालना सिखा चुके हैं। कॉस फाइव होता है आर बाई जेड और साइन फाइव क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी और बटा जेड। क्लियर है? याद रखिएगा एक चीज, ये है चौक कॉइल। चौक कॉइल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया, एम्स में ही आया है कुछ कुछ छोटा छोटा। चौक कॉइल से यही छोटा सा पॉइंट आता है। चौक कॉइल जो है वो डिवाइस है हाई इंडक्टिव, मतलब एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, रेसिस्टिव की वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना। मतलब ये किस नेचर का हो गया, इंडक्टर का वैल्यू ज्यादा है ना, दैट मींस ये इंडक्टिव नेचर का ज्यादा है। ये किस नेचर का है, इंडक्टिव नेचर का। क्लियर है? क्लियर, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चंस बना सकते हो, सारा का सारा बना लोगे। इसमें क्या है, पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स ऑफ द सर्किट बिकम मैक्सिमम। ओ पावर मैक्सिमम, याद आ गया कंडीशन, पावर मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, मतलब इंपीडेंस मिनिमम, एक्सएल बराबर एक्ससी, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। और रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। एक्सएल कहने का मतलब ओमेगा एल और एक्ससी कहने का मतलब 1 बाई ओमेगा सी। कौन सा आंसर, दिस इज। कोई दिक्कत? अगला क्या है, एवरेज पावर डिसिपिएटेड इन प्योर इंडक्टर। आप कहोगे सर आप प्योर इंडक्टर तो बताए भी नहीं किए, है ना। तो कहेंगे अरे घोड़ा हम आज तक नहीं प्योर इंडक्टर किए हैं। सारा क्वेश्चन बनता है, लो ना तुमसे भी बनेगा। आपसे क्या पूछ रहा है, पावर डिसिपेटेड ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस इनटू दोनों के बीच का कॉस फाइव, ये सब आर एम एस है। अरे तो प्योर इंडक्टर सिर्फ एल है, सिर्फ एल है, कॉस फाइव तो निकालो। कॉस फाइव का वैल्यू क्या होता है, आर बाई जेड। हम बोल रहे हैं प्योर इंडक्टर है, सिर्फ एल है, सिर्फ एल है, सिर्फ एल है, आर तो नहीं है ना। आर नहीं है, आर कितना, जीरो, जेड चाहे जो हो जाए। कॉस फाइव कितना, जब कॉस फाइव जीरो तो पावर कितना, जीरो। नहीं पढ़े हैं प्योर इंडक्टर, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनेगा, समझे कि ना समझे। वेयर इज ब्लैक स्क्रीन, दिस इज। मान लेते हैं प्योर कैपेसिटर रहे तो पावर कैसे निकलेगा, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना, कॉस फाइव। झमेला है कॉस फाइव में, कॉस फाइव क्या होता है, आर बाई जेड। ये सिर्फ सी है, सिर्फ सी है, सिर्फ सी है, आर जीरो, आर जीरो मतलब जीरो बाई जेड, कितना आंसर, जीरो। समझ में आया, यही करना है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इंपीडेंस किसी सर्टेन एसी सर्किट का 50 ओम है। इंपीडेंस समझ लो जेड। अगर नेट रेसिस्टर सर्किट का 25 ओम है, ये आर है ना। तो आपसे पूछ रहा है पावर फैक्टर, राम क्वेश्चन है, आर बाई जेड ही तो करना है। छी छी छी, आर करने का मतलब 25, जेड करने का मतलब 50, कितना आ गया, 1/2, है ना। ध्यान से देखना, पावर फैक्टर पूरा का पूरा cos फाइव होता है, कितना आया, हाफ। अगर यहीं से फाइव निकालोगे तो वो 60 आएगी ना, और ये 60 का लाएगा फेज। इसीलिए क्वेश्चन लिखे रखे हैं यहाँ पे, क्यों रखे हैं, क्योंकि दो चीज सिखाना था हमको, ठीक है। ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है पीएमटी का, ठीक है। टाइम कांस्टेंट, एलसी सर्किट जानते हो तुम, टाइम निकालना है, ओमेगा जानते हो, टाइम नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये आ गया ट्रिपल ई का क्वेश्चन, बोले थे क्या क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। इंडक्टिव ऑफ इंडक्टेंस एल सर्किट है और आर सर्किट है ना, मतलब एल होगा और आर होगा। अरे एसी बहुत आसान है, हम सर्किट सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग थ्योरी से सीखने का कोशिश करें, सीख जाइएगा, क्लास में बहुतों को सिखाया हुआ है। ज्वाइन इन सीरीज, पहली बात सीरीज में ही पढ़ना है हम लोग, सिलेबस में पैरेलल नहीं पढ़ना है। यूएसएस में दिया हुआ है पर पैरेलल नहीं पढ़ना है सिलेबस में। एंड कनेक्टेड बाय सोर्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, ओमेगा। इसको कनेक्ट कर दिए सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। जरूरत नहीं है डायग्राम की। आपसे पूछ रहा है पावर डिसिपिएटेड इन सर्किट, पावर करने का मतलब वही ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, है ना, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव।
अब जरा ध्यान से देखो, ईएमएफ को ई बोल देते हैं, आई को क्या बोलते हैं, वी बाई जेड। आई वही होता है ना, वोल्टेज बटा आर। ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ है आई इज इक्वल टू वी बटा आर। हम इसको एसी में क्या अप्लाई कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज बटा अपोजिशन, टोटल वोल्टेज बटा अपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ देखो ई आर एम एस को ही हम वी बोले हैं, ये सिंपल वी नहीं है ना। मैक्सिमम और पीक जो होता था वो वी नॉट और आई नॉट लिखते थे, सिंपल वी और ई नहीं लिखते थे। ठीक है, और आई आर एम एस कितना है, सिंपली वी बटा जेड। कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई जेड, सब तो जानते हैं, सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर आर बटा जेड स्क्वायर, वी स्क्वायर आर बटा जेड स्क्वायर, आ तो गया है ना। तो वी स्क्वायर आर तो ठीक है, जेड कहने का मतलब कौन सा सर्किट है, एल है और आर है, तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है ना, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, दिस इज आंसर। ठीक है, बन जाएगा। तो कहने का मतलब हमें मिटा रहे हैं, आप फिर से बनाइए इस क्वेश्चन को, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा खास नहीं है, बस समझे क्या, वी आरएमएस को ई आरएमएस को हम वी लिख दिए हैं, आई आरएमएस को वी बटा जेड, ये आरएमएस का ही वैल्यू है। ठीक है, पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, तो हम लोग मान लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा क्या है, एक रेसिस्टर आर ड्रॉन पावर पी। ठीक है, रेसिस्टर है, पावर पी है, अच्छी बात है। हाँ, रेसिस्टर में पावर पी है। व्हेन कनेक्टेड टू एसी सोर्स, अगर इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस इन सीरीज विद द रेसिस्टर, जा पहले सिर्फ रेसिस्टर था तो पावर कितना था, पी, है ना। अब क्या है, रेसिस्टर के साथ इंडक्टर भी आ गया, आर और एल आ गया ना, तो आपसे पूछ रहा है नया वाला पावर, सच दैट इंपेडेंस ऑफ सर्किट बिकम जेड, है ना, इसका इंपेडेंस कितना आ गया, जेड। तो बताइए नया पावर कितना होगा, तो बड़ा आराम से बन जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, है ना। तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर बाई आर, है ना। आर करने का मतलब अपोजिशन। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, मतलब वही ई स्क्वायर बाई आर लिख देते हैं, है ना। ये कब है, इनिशियली जो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर था, सिर्फ और सिर्फ जब रेसिस्टर था, लेकिन ये फाइनली है जब रेसिस्टर के साथ साथ क्या है, इंडक्टर भी है, मतलब आर भी है और एल भी है। तो पावर कैसे लिखेंगे, वी आई आई इंटू कॉस फाई, समझ में आ रहा है, वी आई इंटू कॉस फाई, देखो यहाँ पे लिखे भी है। ठीक है, वी आई कहने का मतलब जानते हो, वी बटा जेड आगे लिखेंगे, और कॉस फाई कहने का मतलब आर बाई जेड। ठीक है, तो वही लिखे वी इंटू आई आई इंटू कॉस फाई, कॉस फाई कहने का मतलब आर बाई जेड। ठीक है, देखो चेंज किए, वी को तो रहने दिए, आई का मान क्या चेंज कर दिए, ईएमएफ बटा टोटल अपोजिशन, टोटल अपोजिशन। क्यों, क्योंकि दो सर्किट है ना, दो सर्किट में हम टोटल अपोजिशन लेते हैं। ठीक है, और ये तो कॉस फाई है ही आर बटा जेड। ठीक है, अब ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दो, पी डैश बाई पी। हम क्या किए, 2 को 1 से भागा दे दिए, जो कटना है वो कट जाएगा, जो बचेगा 1 सर। ये सॉल्व आप कीजिए। ठीक है, ये पीएमटी का बेस्ट क्वेश्चन है, जो कैंसिल हो गया था माना, लेकिन ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रिपल ई का क्वेश्चन है ना, उससे भी थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिपल ई 2002 उसी के जैसा ही तो था, जस्ट हल्का सा रिपीट किया, कुछ नहीं, लेकिन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एक और पीएमटी का क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन पीएमटी का लिए हैं। ठीक है, और यूसेस में सब मिल जाएगा, यूसेस का जिसका क्वेश्चन बैंक बनाते हो ना उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्किट क्वेश्चन क्या है, एसी में ईएमएफ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ईएमएफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, अच्छी बात है, करंट कुछ ऐसा दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है एवरेज पावर इन सर्किट ओवर 1 साइकिल, तो क्या पूरा 1 साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होगा, जरा दिमाग लगाओ तो, लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना कि फुल साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है। अरे हाँ कि ना, ईएमएफ की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो क्या पावर भी 0 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है पावर के साथ। माना पावर दोनों का प्रोडक्ट होता है, पर दोनों को में देखो तो दोनों में साइन है, मतलब एंगल है, इसमें भी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर जाता है, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। एवरेज पावर का तो हम फॉर्मूला ही दे चुके हैं ना, क्या दे चुके हैं, ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू, आई का आरएमएस वैल्यू, आई इनटू दोनों के बीच का एंगल क्या चाहिए, cos फाई, दोनों के बीच का एंगल कौन सा, cos फाई। ई आरएमएस कैसे लिखेंगे,
ई आरएमएस कहने का मतलब पीक, पीक कहने का मतलब ई नॉट बटा रूट 2, क्लियर। आई आरएमएस कहने का मतलब ये करंट का पीक मतलब आई नॉट बटा रूट 2, और cos फाइव तो जानते हैं ना, cos फाइव रहने तो क्या दिक्कत है, कितना आ गया ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू cos फाइव, सीधा आंसर, क्लियर है, कुछ करना ही नहीं है ना। दिमाग में ये मत लाना कि एवरेज करंट जो होता है एक साइकिल में 0 होता है, एवरेज पावर जो होता है, एवरेज वोल्टेज जो होता है एक साइकिल में 0 होता है, तो क्या पावर भी 0 होगा? तो नहीं, पावर के लिए तो फॉर्मूला ही पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ई आरएमएस आई आरएमएस इंटू cos फाइव, ठीक है, cos फाइव। पावर 0 कब होगा? जब cos फाइव 0 होगा, ठीक है, ऐसे दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते ये क्वेश्चन। अब देखो यही है, क्वेश्चंस करा रहे हैं तो वीडियो का लेंथ बढ़ते जा रहा है। अब तुम लोग लगेगा कि सर एसी में इतना देर रिवीजन कराइएगा तो कैसे होगा, ठीक है, नहीं तो चलो वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं, ये सारा क्वेश्चन तुम बनाना, है ना, हम अगले लेक्चर्स में मिलेंगे, इसमें करेंगे क्या चीज, हाँ सही है, टाइम हो गया, कितना क्वेश्चन बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कुछ थ्योरी भी है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी ये पीपीटी जो है टेलीग्राम वाले चैनल ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसी एसी सर्किट जो कंटेन कर रहा है एलसीआर, रेजोनेंस है, सिर्फ 8 बचेगा ना, सिर्फ 8 बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा, तो 8 बचेगा तो tan फाई कितना होगा, tan फाई का फॉर्मूला ही होता है एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर, जब यही 0 है ना, एक्सएल माइनस एक्सी, tan फाई 0, मतलब जिधर वोल्टेज उधर ही करंट, tan फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज ना, जिधर वोल्टेज उधर ही करंट, क्योंकि फेज कितना आ गया 0, तो क्या आंसर आएगा, वोल्टेज एंड करंट विल बी इन सेम फेज, ठीक है। ये कर रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है ईएमएफ ई निकालिए ना, कैसे निकालेंगे, हालांकि यही सवाल चेंज कर रहा था, अगर इसमें वोल्टेज 80 है, इसमें 40 है, इसमें बताओ, अगर इसमें वोल्टेज 100 है, ऐसे ऐसे पूछता है, तो ये दिमाग नहीं लगाना है, क्या दिमाग नहीं लगाना भाई, जरा मिटा देते हैं, कि इसमें 80 है, इसमें 40 है, इसमें 100 है, अरे तो टोटल वोल्टेज पूछ रहा है ना, तो 80 प्लस 40 प्लस 100, ऐसा कुछ नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, जेड का फॉर्मूला से लगाओ, जेड का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई से छोड़ो ना कैलकुलेशन प्रोसेस, है ना, सीधे जो फॉर्मूला बनता है उसको दिमाग में रखो, क्या फॉर्मूला बनता है, तो जो टोटल वोल्टेज होगा, ये टोटल अपोजिशन है, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज इन रेसिस्टर उसका भी स्क्वायर, ठीक है, वोल्टेज इन इंडक्टर और वोल्टेज इन कैपेसिटर का होल स्क्वायर, समझ में आया नहीं आया, बस सिंपल किया और कुछ नहीं, टोटल वोल्टेज हमको निकालना है ना, वही तो है, ई दिया हुआ, ठीक है, वोल्टेज इन रेसिस्टर कितना दिया हुआ है 80, वोल्टेज इन इंडक्टर कितना दिया हुआ है 40, और इसमें कितना दिया हुआ है 100, मतलब 40 माइनस 100 का होल स्क्वायर, कितना आंसर आएगा 60 100 48 100 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 100, कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग किए क्या, हम लोग जाने जेड का जो वैल्यू होता है कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ना, उसी तरीके से वोल्टेज का जो इक्वेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वोल्टेज इन रेसिस्टर प्लस वोल्टेज इन इंडक्टर माइनस वोल्टेज इन कैपेसिटर का होल स्क्वायर, इसी का यूज करके कभी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा और ये दिया रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं, क्लियर। ये क्वेश्चन बनाइएगा, कितने एग्जाम का सवाल है ना, इतना एग्जाम का जब दिखता है ना तो हमको लगता है कि हम बनाए ताकि आप, ठीक है, लेकिन ये आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मिल जाएगा, क्वेश्चन बना डालना, ठीक है, ये भी बना सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, नीट 18 सवाल बना सकते हो, है ना, ग्राफ ये हमको कराना, ठीक है, ये क्या कराना है, ग्राफ अगर एक्सेल का खींचना चाहें, किसका, एक्सेल का ओमेगा के साथ, एक्सेल का इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा एल ना, कहने का मतलब एक्सेल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, है ना, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप क्या होगा, जो यहाँ पे मल्टीपल है एल के बराबर, ठीक है। एक्सी का ग्राफ खींचना चाहते ओमेगा के साथ, तो एक्सी क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा,
इसका ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिक्रीजिंग। क्लियर है। मजेदार चीज तो ये है, क्या मजेदार चीज है, ये वाला इधर वाला। ठीक है, अरे आजा जा कलम आजा गया। देखो ध्यान, हमको अब ड्रॉ करना है एक्सेल माइनस एक्सी का ओमेगा के साथ। तो एक्सेल का ग्राफ तो जानते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है एक्सेल का ग्राफ। एक्सी का ग्राफ याद रखना ऊपर की तरफ होता है, पॉजिटिव फर्स्ट डायरेक्शन है ना, पर यहाँ पे क्या माइनस ऑफ एक्सी, याद रखना माइनस ऑफ एक्सी कर दिया ना, तो इसका ग्राफ जस्ट उलट दो नीचे की तरफ, है ना। तो हमने क्या किया, जस्ट उलट दिया। तो ये इंडिविजुअल एक्सेल का ग्राफ है और ये इंडिविजुअल माइनस एक्सी का ग्राफ है। क्लियर। अब दोनों को ऐड कर देना है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एक्सेल और माइनस ऑफ एक्सी, कितना हो जाएगा, एक्सेल माइनस एक्सी। क्लियर है, दिमाग से निकल गया। फिर से देखो, ये अकेला एक्सेल का ग्राफ है और एक्सी का ग्राफ ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, एक्सी का ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, पर हमको चाहिए माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में दिया हुआ एक्सेल माइनस एक्सी। ठीक है, तो माइनस एक्सी का ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ऊपर का ग्राफ एक्सेल और नीचे का ग्राफ माइनस एक्सी, दोनों को ऐड कर दो, आंसर ग्राफ कुछ है। कैसे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यही एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे एक्सेल माइनस एक्सी जीरो होगा ना, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट है ना, जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितना होता है वैल्यू, 1/√LC, और ग्राफ का मॉडल कुछ ऐसा। और आपको शायद पता होगा ये आपके एग्जाम का ही सवाल है, ये लगभग हर टेस्ट में आया है और ये मैक्सिमम आप लोग हर कोई पूछे हैं इस चीज को। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है जिसको क्या रखना रहता है दिमाग में। क्लियर है, क्या रखना रहता है दिमाग में, समझे कि नहीं समझे। एक्सेल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एक्सी का ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और हमको यहाँ पे माइनस एक्सी चाहिए, है ना, तो ग्राफ हम क्या कर दिए, जस्ट उसके नीचे की तरफ, और बाद में दोनों ग्राफ को हम ऐड कर दिए, है ना। इसका जो स्ट्रेट था, इसका जो कर्व था, दोनों का मिक्सअप का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मैथ वाले इसको जल्दी, वो तो ग्राफ की क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके ड्रॉ ही कर सकते हैं, है ना। पर अपन को दिमाग में रखना है कि एक्सेल माइनस एक्सी का ओमेगा के साथ कैसा ग्राफ होता है, ऐसा। और जहां पे कट करता है, ये कटिंग पॉइंट कौन सा है, रेजोनेंस, कहने का मतलब जहां पे एक्सेल माइनस एक्सी की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर है। कुत्ता भौंकने लगा, बोल रहा है कि अब ज्यादा मत चिल्लाओ नहीं तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाला क्वेश्चन का हम डाल देंगे कहाँ, टेलीग्राम वाले पे। जितना क्वेश्चन बचा हुआ है बना लीजिएगा, ठीक है, सब बना लेना है। और अगला लेक्चर्स में देखेंगे क्या चीज, एनसीईआरटी एसी का, फिर देखते हैं एनसीईआरटी किसी और चीज का, फिर एनसीईआरटी किसी और चीज का, फिर एनसीईआरटी किसी और चीज का। ठीक है, और कुछ नहीं। वीडियो देखो 1 घंटा हो गया। क्यों 1 घंटा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन करते रह गए। अगर इसका हम सिर्फ थ्योरी के रूप में छोटे छोटे क्वेश्चन का रिविजन कराएंगे ना, तो मुश्किल से आधा घंटा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट का जो हम 8 लेक्चर्स बना दिए, है ना, 8 लेक्चर्स लगभग 1 घंटे का, 40 मिनट का या 50 मिनट का, तो 1 घंटा का नहीं बनता अगर हम उतना क्वेश्चन नहीं लेते। ठीक है, पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी 1.5 घंटा में खत्म कर सकते, लेकिन हम सोचें कि आप लोग पूरा बनाइए, है ना। तो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम वाले पे भेज देंगे जो हम आपसे बनवाना चाहते हैं, चाहे वो एसी का हो, मॉडर्न का हो, कैपेसिटर का हो, किसी भी चीज का हो जिसका क्वेश्चन हम बनवाना चाहते हैं, इसमें वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं आप लोग कितना बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बंद किया जाए, 1 घंटा 4 मिनट हो गया। फिर आप लोग बोलिए सर इतना लंबा लंबा